इस ट्रेनिंग वीडियो में हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। ये क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स ISO 15189-2022 के अनुसार बने हुए हैं। इस ट्रेनिंग वीडियो में हम टॉपिक नंबर 22 से टॉपिक नंबर 27 तक डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, evaluation of continual improvement, examination request, routine verbal और urgent, procedure for sampling और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरनल क्वालिटी ऑडिट। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि लेबोरेटरी ISO 15189-2022 को कितना कंप्लाई कर रही है या किस हद तक फॉलो कर रही है। क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करे। इसके लिए क्वालिटी मैनेजर एक पूरे साल के लिए एनुअल ऑडिट शेड्यूल प्रिपेयर करता है। जो भी डिपार्टमेंट्स लेबोरेटरी में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर कवर होते हैं, यानी कि जो भी एनुअल के स्कोप में होते हैं, ये इंश्योर किया जाता है कि वो कम से कम साल में एक बार ऑडिट ज़रूर हों। अब हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में। ऑडिट से लगभग एक हफ्ता पहले एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाया जाता है कि कौन सा ऑडिटर किस सेक्शन को ऑडिट करेगा और ये ऑडिट किस तारीख को होगा। ये डिटेल्ड ऑडिट प्लान जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट होना है उसे और ऑडिट टीम के मेंबर्स दोनों को शेयर कर दिया जाता है। ऑडिट के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी ऑडिटर्स चुने गए हैं वो ISO 15189-2022 पर ट्रेंड हों और जिस भी एरिया को वो ऑडिट कर रहे हैं वो उस एरिया में काम ना करते हों, यानी कि कोई भी ऑडिटर अपने ही एरिया को ऑडिट नहीं कर सकता है, उसे एक इंडिपेंडेंट एरिया को ऑडिट करना होता है। ये प्रेफर किया जाता है कि ऑडिटर एक्सटर्नल हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑडिट से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट चेकलिस्ट बनाई जाती है जो कि ऑडिटर्स को दी जाती है ऑडिट में उनको गाइड करने के लिए। ऑडिट के दौरान ऑडिटर्स डिफरेंट सेक्शंस में जाकर नॉन कन्फॉर्मेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि ISO 15189-2022 की जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो रही है, उन एरियाज़ की नॉन कन्फॉर्मेंस नोट करते हैं। इसके अलावा उस एरिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी ऑब्जर्व और नोट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट के बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑडिट के क्लोजर के बारे में। इंटरनल ऑडिट में जो भी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं वो उस एरिया के सेक्शन इंचार्ज या HOD के साथ डिस्कस की जाती हैं और उनके प्रपोज करेक्टिव एक्शन के ऊपर उनसे एक रिटन कमिटमेंट लिया जाता है कि ये करेक्टिव एक्शन वो कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी प्रपोज कंप्लीशन डेट भी उस कमिटमेंट में लिखी होती है। जब सभी एनसीज का क्लोजर आ जाता है और उसके करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं तो ऑडिट टीम लीडर एक ऑडिट कंप्लीशन रिपोर्ट तैयार करता है और ये ऑडिट कंप्लीशन रिपोर्ट लेबोरेटरी मैनेजमेंट और लेबोरेटरी डायरेक्टर के साथ शेयर की जाती है। ऑडिट क्लोजर रिपोर्ट और ऐसे करेक्टिव एक्शंस जो कि अपनी प्रपोज्ड कंप्लीशन डेट तक कंप्लीट नहीं हुए हैं उनकी डिटेल मैनेजमेंट रिव्यू में रिव्यू की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट रिव्यू। साल में कम से कम एक बार मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की करंट एडिक्वेसी और एप्लीकेबिलिटी को चेक किया जाता है। क्वालिटी मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो MRM या मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराए, इसका एजेंडा प्रिपेयर करे और इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को कलेक्ट करके सभी लोगों में शेयर करे। लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर इस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को चेयर करते हैं। लैब के डायरेक्टर और बाकी HODs अपने अपने एरिया की रिपोर्ट बना के इस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के लिए जो एजेंडा होता है उसे हम रिव्यू इनपुट कहते हैं और मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की आउटकम को रिव्यू आउटपुट कहा जाता है। ISO 15189-2022 के अकॉर्डिंग इन दोनों ही रिपोर्ट्स के फॉर्मेट डिसाइड किए गए हैं।
पहले हम देखेंगे रिव्यू इनपुट। रिव्यू इनपुट रिकॉर्डेड या डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और रिव्यू इनपुट में कुछ खास एक्टिविटीज की इवैल्यूएशंस इंक्लूड होनी चाहिए। वो एक्टिविटीज हैं प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू में लिए गए एक्शन और उनका करंट स्टेटस, लेबोरेटरी की मैनेजमेंट सिस्टम में हुए इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस, लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ में जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया है या जो लेबोरेटरी में रिसोर्सेज चाहिए उनकी एडिक्वेसी। इसके अलावा लेबोरेटरी के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स की करंट सूटेबिलिटी और ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑब्जेक्टिव्स को कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। रिव्यू इनपुट में जिन एक्टिविटीज़ का एवेल्यूशन होता है उनमें से बाकी हैं इंटरनल ऑडिट्स, क्वालिटी इंडिकेटर्स और रिसेंट एवेल्यूशंस का आउटकम, नॉन कन्फर्मिटीज़ की एनालिसिस, उनका करेक्टिव एक्शन और किसी एक्सटर्नल बॉडीज़ के द्वारा किया गया असेसमेंट, इन सब की रिपोर्ट भी रिव्यू इनपुट में डाली जाती है। पेशेंट, यूज़र और लेबोरेटरी पर्सनल का फीडबैक और कंप्लेंट्स, इसका एवेल्यूशन भी रिव्यू इनपुट का एक पार्ट बनता है। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की वैलिडिटी की क्वालिटी एश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट्स के लिए लिए गए एक्शंस और उनकी इफेक्टिवनेस और कोई और अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंस, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोग्राम में लेबोरेटरी के पार्टिसिपेशन के रिजल्ट्स, पीओसीटी एक्टिविटीज़ की एवेल्यूशन यानी कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की एवेल्यूशन और ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ की एवेल्यूशन, इन सब को मिला के जो रिपोर्ट बनती है उसे रिव्यू इनपुट कहते हैं और उसे इन हेडिंग्स के अंडर बनाया जाता है। ये रिव्यू इनपुट मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के एजेंडा के रूप में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे रिव्यू आउटपुट की। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग या एमआरएम का आउटकम डॉक्यूमेंटेड होता है और उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कुछ खास इश्यूज को एड्रेस किया जाए या उनके बारे में कमेंट किया जाए। वो इश्यूज क्या हैं? मैनेजमेंट सिस्टम और इसके प्रोसेसेस की इफेक्टिवनेस, लेबोरेटरी एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट, लेबोरेटरी के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का प्रोविजन, पेशेंट्स एंड यूजर्स के लिए लैब सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट और नीड फॉर एनी अदर चेंज। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में दिए गए सभी कंक्लूजन्स और एक्शन प्लान्स को लेबोरेटरी के बाकी पर्सनल या स्टाफ तक भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एवेल्यूशन ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जैसा कि हम जानते हैं क्वालिटी एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। इसके लिए लेबोरेटरी अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए लेबोरेटरी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की कंप्लीशन, क्वालिटी पॉलिसीज में जो एरियाज हमने डिस्क्राइब किए हैं उनकी अचीवमेंट, लैब इंडिकेटर्स का इम्प्रूवमेंट या उनके ट्रेंड एनालिसिस, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस जो लिए गए हैं उनकी करंट इफेक्टिवनेस, इन सब को रिव्यू किया जाता है। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में रिव्यू की जाती है और इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इनके लिए एक्शन प्लान बनाए जाते हैं और ये एक्शन प्लान लैब स्टाफ के साथ शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में एम्प्लॉय फीडबैक का इवैल्यूएशन भी किया जाता है। एम्प्लॉय फीडबैक हाफ ईयरली बेसिस पे दिया जाता है और इसको कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉय सजेशन या फीडबैक को रिकॉर्ड किया जाता है और इसको लेबोरेटरी एक डिफाइंड टाइम के लिए रिटेन करती है। जब भी किसी एम्प्लॉय के फीडबैक के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो कंसर्न एम्प्लॉय को इन्फॉर्म या अपडेट किया जाता है कि उनके फीडबैक के ऊपर लैब ने क्या रिस्पॉन्स लिया है। नेक्स्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट, रूटीन, वर्बल और अर्जेंट। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट कैसे जनरेट की जाती है, एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट का क्या कंटेंट होना चाहिए, वर्बल रिक्वेस्ट और अर्जेंट रिक्वेस्ट कैसे रेज की जाती हैं और कैसे प्रोसेस की जाती हैं।
तो पहले हम बात करेंगे रिक्वेस्ट जनरेशन की। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए जो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है उसे एक एग्रीमेंट माना जाता है। ये एग्रीमेंट लेबोरेटरी और यूजर के बीच में होता है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट दोनों तरीकों से एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्मेट में। आईपीडी पेशेंट्स के लिए एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स दोनों में जनरेट की जाती है, जबकि ओपीडी पेशेंट्स के लिए कंसल्टेंट्स मैनुअल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसको सैंपल कलेक्शन स्टाफ इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट में चेंज करता है या अपडेट कर देता है। अब हम बात करेंगे एक आइडियल एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट का क्या कंटेंट होना चाहिए, यानी कि टेस्ट एक्विजिशन फॉर्म में क्या जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो टेस्ट एक्विजिशन फॉर्म या एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट में यूनिक पेशेंट आईडी मेंशन होना चाहिए, जो कि सैंपल के ऊपर भी हो और टीआरएफ के ऊपर भी हो, ताकि उन दोनों को आपस में मैच किया जा सके। इसी के साथ टीआरएफ में रिक्वेस्टर की आइडेंटिटी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि कंसल्टेंट का नेम और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। टीआरएफ में क्लियरली जो भी एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट किए जाने हैं को क्लियरली टिक किया होना चाहिए। जो भी एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अगर क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है, पेशेंट की हिस्ट्री है या कोई टेक्निकल एडवाइस है, तो उसे भी टीआरएफ फॉर्म में मेंशन करके लैब के साथ शेयर करना चाहिए। जब भी लैब को ऐसा लगता है कि यूजर रिक्वेस्ट के ऊपर और डिटेल या और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो लेबोरेटरी यूजर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली कांटेक्ट करके कम्युनिकेट कर लेती है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि पेशेंट केयर प्रॉपरली होगी और रिजल्ट सही आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे वर्बल रिक्वेस्ट। वर्बल रिक्वेस्ट या एड ऑन टेस्ट सिर्फ उसी कंडीशन में एंटरटेन या एक्सेप्ट किए जाते हैं जब इनिशियल सैंपल का वॉल्यूम इतना हो कि उसमें एड ऑन टेस्ट हो सकते हों, यानी कि वो वॉल्यूम सफिशिएंट होना चाहिए। इसी के साथ वर्बल रिक्वेस्ट या एड ऑन टेस्ट की रिक्वेस्ट सैंपल के रिटेंशन टाइम के दौरान ही रेज हुई होनी चाहिए। अगर किसी कंडीशन में वर्बल रिक्वेस्ट या एड ऑन टेस्ट इन रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो एक फ्रेश सैंपल की रिक्वायरमेंट डाली जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि सभी वर्बल रिक्वेस्ट के साथ एक रिटन टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म वर्बल रिक्वेस्ट देने के 2 घंटे के अंदर अंदर लेबोरेटरी में पहुंच जाए। इस सेक्शन में हम देखेंगे अर्जेंट रिक्वेस्ट के बारे में। आईपीडी डिपार्टमेंट से अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए सैंपल्स को डायरेक्टली लैब के रिसेप्शन काउंटर पर भेजा जाता है। ऐसे सारे अर्जेंट रिक्वेस्ट वाले सैंपल्स के टीआरएफ फॉर्म के ऊपर अर्जेंट मार्क किया जाता है और सैंपल के ऊपर भी अर्जेंट मार्क किया जाता है। साथ ही सैंपल और टीआरएफ दोनों के ऊपर एक कलर्ड स्टिकर को पेस्ट किया जाता है, ताकि अर्जेंट रिक्वेस्ट वाले सैंपल और टीआरएफ फॉर्म को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। लैब ये कोशिश करती है कि अर्जेंट सैंपल्स की रिपोर्टिंग 1 घंटे के अंदर अंदर कर दी जाए। अर्जेंट सैंपल्स की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट को टेलीफोनिकली भी कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बावजूद ये रिपोर्ट्स नॉर्मल रिपोर्ट की तरह एचआईएस में भी अपडेट की जाती हैं। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग। इसमें हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो सैंपल ले सकते हैं, सैंपल लेने की प्रेफर्ड साइट्स क्या हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है और सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कौन कौन लोग सैंपल ले सकते हैं। लेबोरेटरी के साइंटिफिक ऑफिसर्स, फ्लेबोटोमिस्ट्स, नर्सेस, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या मेडिकल टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स, ये सब लोग पेशेंट का सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी प्रेफर्ड साइट्स हैं जहां से सैंपल विड्रॉ करना चाहिए। एंटीक्यूपिटल वेन मोस्ट प्रेफर्ड साइट है। इसके बाद ओबीस पेशेंट में जिनमें वेन्स देखना आसान नहीं होता है, उनके लिए डॉर्सम ऑफ द हैंड की वेन से भी सैंपल लिया जा सकता है। प्रेफर्ड साइट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन साइट से ब्लड सैंपल नहीं लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की मास्टेक्टमी हुई है तो जिस साइड उसकी मास्टेक्टमी हुई है उस आर्म या हैंड से सैंपल नहीं लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी पेशेंट के लिम्स में, आर्म्स या लेग्स में कोई इनड्वेलिंग आर्टिफिशियल एक्सेस डिवाइस है तो उस लिम्ब से भी
सैंपल नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट में किसी और जगह से सैंपल नहीं ले सकते हैं और हमें अल्टीमेटली मास्टेक्टमी वाली साइड से या किसी ऐसे लिम्ब से सैंपल लेना पड़ रहा है जहाँ पे कोई इनवेलिंग आर्टिफिशियल एक्सेस डिवाइस है, तो इसके लिए कंसल्टेंट की रिटन परमिशन ली जाती है और टीआरएफ के ऊपर मेंशन किया जाता है कि ये सैंपल हमने एक ऐसे आर्म या लिम्ब से ड्रॉ किया है जहाँ पे या तो जिस साइड मास्टेक्टमी हुई थी या कोई इनवेलिंग आर्टिफिशियल एक्सेस डिवाइस लगा हुआ था। फिस्टुलाज, शंट्स, आर्टरी लाइंस और लॉक से सैंपल नहीं लेना है। आर्टरीज, फेमोरल वेन, वेरिकोज वेन और पामर रीजन ऑफ रिस्ट, इस एरिया की वेन से भी सैंपल ड्रॉ नहीं करना है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की और इन्वर्शन की। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ इस तरह रहता है, पहले एरोबिक ब्लड कल्चर ट्यूब के सैंपल, फिर लाइट ब्लू टॉप, देन रेड टॉप और एसएसटी, देन डार्क ग्रीन टॉप फॉलोड बाय लेवेंडर टॉप, लाइट ग्रे टॉप एंड ब्लैक टॉप। इन्वर्शंस में डार्क ग्रीन टॉप से लेकर ब्लैक टॉप इंक्लूडिंग लेवेंडर और लाइट ग्रे टॉप के लिए 8 to 10 इन्वर्शंस हैं, रेड टॉप के लिए 5 to 6 इन्वर्शंस और लाइट ब्लू टॉप के लिए 3 to 4 इन्वर्शंस। हम बात करेंगे करेक्शन प्रोसीजर्स की। सैंपल कलेक्शन रूम में जब कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट के बिल और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप से पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। पेशेंट को एक काम, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल मैनर में अप्रोच किया जाता है। उनकी वेनिपंक्चर के लिए बेस्ट साइट डिटरमाइन की जाती है या ढूंढी जाती है और ये चेक किया जाता है कि पेशेंट प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, यानी कि अगर उनको फास्टिंग स्टेटस में होना था, कोई मेडिकेशन का स्टेटस, मेडिकेशन लेनी थी या नहीं लेनी थी, या सैंपल कलेक्शन का कोई प्री डिटरमाइंड टाइम है, तो पेशेंट उन सब क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है। अगर ऐसा है तभी पेशेंट का सैंपल विड्रॉ किया जाता है। टीआरएफ फॉर्म के ऊपर भी प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स का एक कॉलम है, उसमें भी ये मेंशन किया जाता है कि जो पेशेंट का हम सैंपल ले रहे हैं वो प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके बाद फ्लेबोटोमिस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ग्लव्स पहनता है और पेशेंट की आर्म की प्रॉपर पोजीशनिंग करता है। इसके बाद टॉर्निक्वेट लगाया जाता है। टॉर्निक्वेट को आइडली सैंपल कलेक्शन की साइड से 3 से 4 इंच ऊपर लगाया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि टॉर्निक्वेट को कभी भी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा के लिए नहीं लगाया जाता है। कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए टॉर्निक्वेट को 1 या 1 मिनट से कम समय के लिए लगाया जाता है। टॉर्निक्वेट लगाने के बाद वेनिपंक्चर की साइट को 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ किया जाता है। इसके लिए सर्कुलर मोशन इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। एक बार वेनिपंक्चर की साइट ड्राई हो जाती है तो पेशेंट को वेनिपंक्चर के लिए अलर्ट किया जाता है और फिर नीडल का बेवल ऊपर की तरफ रखते हुए स्मूथली नीडल को वेन में इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वैक्यूटेनर में ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो टॉर्निक्वेट को खोल दिया जाता है। टॉर्निक्वेट को ज़्यादा देर लगाए रखने से पेशेंट की मेजरिंग वैल्यूज में डिफरेंसेस आ सकते हैं। कलेक्शन के बाद वायल्स को लेबल किया जाता है। लेबल करने के लिए एक ऐसे मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मिट ना सके। वायल्स के ऊपर पेशेंट का नेम, यूएचआईडी, एज और सेक्स मेंशन किया जाता है। सैंपल कलेक्शन खत्म होने के बाद सैंपल कलेक्शन में यूज किए गए सारे मटेरियल को बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इस वीडियो ट्रेनिंग का लास्ट सेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स। लेबोरेटरी में कलेक्टेड ब्लड सैंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए थर्मली इंसुलेटेड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन बॉक्सेस के अंदर थर्मोकोल के सैंपल रैक होते हैं और आइस पैक होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इन थर्मोकोल सैंपल रैक्स में सैंपल्स को अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है। दिन के समय और वर्किंग डेज में सैंपल कलेक्शन रूम में रिसीव किए जाते हैं। आईपीडी एरिया से आने वाले सारे सैंपल्स को दिन के टाइम और वर्किंग डेज में सैंपल कलेक्शन रूम में रिसीव किया जाता है, जबकि नाइट और हॉलीडेज के टाइम पे ये सारे सैंपल्स लैब के रिसेप्शन काउंटर पे ही रिसीव कर लिए जाते हैं। आईपीडी से अर्जेंट सैंपल्स को डायरेक्टली लैब के रिसेप्शन काउंटर पे भेजा जा सकता है, उनको वहीं पे रिसीव कर लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सैंपल कलेक्ट होने के बाद सैंपल आधे घंटे के अंदर
सैंपल कलेक्शन रूम या लेबोरेटरी पहुंच जाए ताकि उसकी टेस्टिंग स्टार्ट की जा सके। सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो इसके बारे में कंसर्न्ड वार्ड सिस्टर के साथ बात की जाती है। सैंपल ट्रांसपोर्टेशन एडिक्वेटली हो रहा है ये इंश्योर करने के लिए लैब डेली बेसिस पे ट्रांसपोर्टेड सैंपल्स को मॉनिटर करती है। इस मॉनिटरिंग में क्या होता है, सैंपल्स को लीकेज के लिए या एडिक्वेट टेम्परेचर, इन दोनों चीज़ों के लिए मॉनिटर किया जाता है। सैंपल ट्रांसपोर्ट बॉक्स के टेम्परेचर को कम से कम दिन में 3 बार रैंडमली डिजिटल थर्मोमीटर से चेक किया जाता है और ये डिटेल टेम्परेचर रिकॉर्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह हम सैंपल्स की एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करते हैं। थैंक यू।